करते हैं डिमांड एनालिसिस। देखो जो डिमांड एनालिसिस है ना, ये ना बहुत ज़्यादा बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्रिटिकल एस्पेक्ट है। क्योंकि ये क्यों क्रिटिकल है? ये ना बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो ना अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाएँ, वो प्रिडिक्ट कर पाएँ, जो मार्केट के डायनामिक्स हैं उनको समझ पाएँ। अब ये चीज़ें बड़ी सिंपल है, इतना इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। देखो डिमांड एनालिसिस, डिमांड क्या है? देखो डिमांड है यानी जो कंज्यूमर चीज़ों की मतलब जो उनकी डिज़ायर्स हैं, यानी जो उनकी वांट्स है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर, जो कंज्यूमर की पर्टिकुलर नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी, उसको हम डिमांड कह देते हैं। देखो बिजनेसेस का काम क्या है? वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, या तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं या सर्विसेज को रेंडर करते हैं, यही काम है उनका। और जब ये दो चीज़ें होती हैं, उनको उसके बदले में पैसा मिलता है, रेवेन्यू आता है। सो डिमांड एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज़ का। क्यों? देखो अगर कंज्यूमर्स यानी अगर बिजनेस ना अपने डिमांड को अच्छे से समझ पाएंगे, उनको ये स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा जब वो फोरकास्ट करेंगे कि उनका इस साल में प्रॉफिट क्या होगा, उनका क्या रेवेन्यू, उतना कस्टमर बेस क्या होगा। सो ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी डिमांड एनालिसिस के थ्रू पता चल जाती हैं। सो इसीलिए इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्रिटिकल एस्पेक्ट माना गया। देखो बिजनेसेस ना कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर भी तो इंडिविजुअल है यानी उनके बिहेवियर्स चेंज होते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एक फैक्टर की तवज्जो यानी इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो वो डैम श्योर उस पर इफेक्ट डाल देगा। सो उस कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इस चेंज को अगर हम बिजनेस में लाते हैं तो वो हमें डिमांड एनालिसिस बताता है। इवन मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि देखो मार्केट है, मार्केट के कितने ही फैक्टर्स मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। डायनामिक्स चेंज होंगे, मतलब मार्केट कभी रिसेशन में जाएगी, कभी डिप्रेशन में जाएगी, कभी इन्फ्लेशन होगी, कभी डिफ्लेशन, बहुत सारे मार्केट में चेंजेस आते रहेंगे। सो इन सभी चीज़ों के लिए डिमांड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और एयर और एमआर का रिलेशन क्या है। सो आज के सेशन में हम लॉ ऑफ डिमांड को बहुत डिटेल में करेंगे। देखो जो लॉ ऑफ डिमांड है बड़ी सिंपल चीज़ है, हम +1 से करते आने हैं, यानी आप +1 जब कॉमर्स में एडमिशन लेते हो तब से लॉ ऑफ डिमांड आपके पास आ जाता है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल इतना कहती है, प्राइस, जो एक प्रोडक्ट या सर्विस है जो उसका प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, उस दो चीज़ों में ना इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल इतना मानना है कि जो आप प्रोडक्ट और बेच रहे हो या सर्विस रेंडर कर रहे हो, जो उसका प्राइस है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगी। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसके डिमांड यानी खास करके क्वांटिटी डिमांड कम होगी, अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड या क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ये होती है इनवर्स रिलेशनशिप। बट इसके साथ एक मेजर पॉइंट है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड कर रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर प्राइस और डिमांड में तब इनवर्स रिलेशनशिप होगी जब दूसरे जो फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड का कहना है। यानी सेट्रिस पैरिबस, इकोनॉमिक्स में एक टर्म है सेट्रिस पैरिबस, जिसका मतलब है ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। सिंपल अगेन एक बार समझाता हूं, लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करती है। लॉ ऑफ डिमांड का ये कहना है, एक प्रोडक्ट और सर्विस का अगर प्राइस है जो उसकी इनवर्स रिलेशनशिप होगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, यानी अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी अगर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। शर्त यही है कि दूसरे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। समझ गए? सो जो ये रिलेशनशिप है ना प्राइस और क्वांटिटी की आपस में, यानी जो बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है, ये ना कई अजम्पशंस पे बेस्ड है। जैसे अब जो ये फैक्टर्स जो मैंने आपको कहे हैं कि जो कांस्टेंट रहेंगे, जो इक्वल करें, इनमें इनकम हो गया, यानी कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ेगी कम होगी। प्राइस रिलेटेड गुड का, चाहे वो सब्सिट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा हर केस में। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस नहीं बदलेंगी, जो उसने डिमांड करना है वही उसने डिमांड करना है। ये सारी चीज़ें ना कांस्टेंट रहेंगी। ये अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की। मतलब एक लाइन में बताऊं तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर आपको कोई वो डिटेल में पूछ ले तो क्या अजम्पशंस है, तब आप इनको डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। ठीक है। अब जो आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर्व होता है, अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, जब आप इनवर्स रिलेशनशिप को एक ग्राफिकल डायग्राम में प्रेजेंट करते हो ना, जो इसका डिमांड कर्व बनेगा वो ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। सो ए स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी।
इसमें ना डाउनवर्ड स्लोप में आके क्या कहते हैं, इसमें एक तो प्राइस चेंज का इनकम इफेक्ट आता है, प्राइस चेंज का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है प्राइस चेंज का, और यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर कंज्यूमर का आ जाता है। अब ये ना जो मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया ये पेपर में आया था, उन्होंने आपको 4-5 ऑप्शंस दी थी, उनमें से ये 3 ऑप्शन थे, वो ये कह रहे थे इनमें से कौन सी ऑप्शंस रेलेवेंट है विद अगर जो आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर रहा है अगर वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, तो उसका करेक्ट आंसर था। इनको ना अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे नहीं आपको डिटेल में कहूँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक किसका ही आना है, प्राइस चेंज का इनकम इफेक्ट रिलेटेड है, प्राइस चेंज का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिलेटेड है, और यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर कंज्यूमर का। देखो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर में अभी बता देता हूँ, ये डिटेल में नहीं आएगा आगे। देखो हर बंदा डिमांड क्यों करता है, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को क्यों खरीदते हो, बीइंग अ कंज्यूमर हम चीज़ें तब खरीदते हैं जब हमें ज़रूरत हो, हमारी जब हमारी नीड हो, और वही चीज़ खरीदी जाती है, उसके लिए ही पैसा पे किया जाता है जो चीज़ आपकी नीड को पूरा कर दे। अगर मान लो सपोज करो, देखो मुझे अब भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे अब फूड की रिक्वायरमेंट है, वो मेरी नीड है, अब पैसा मैं शॉपिंग पे खर्च रहा हूँ, ले आया मैं क्लोथ्स आया, मेरी नीड तो नहीं पूरी हुई ना, यानी ये चीज़ें ऐसे डिमांड में नहीं होती, आप वही चीज़ खरीदते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, यानी जिसकी नीड है, यानी वही वांट और डिज़ायर आपकी डिमांड में चेंज हो जाती है, समझ गए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट होगा, वो है गिवन गुड्स का। गिवन गुड्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में करेंगे। देखो जो गिवन गुड है ना, आपको पता है कि गुड्स की ना टाइप्स होते हैं, अब मैं आपको सारी टाइप्स तो नहीं करवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो कर देते हैं। जैसे आपको पता है नॉर्मल गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, शॉपिंग गुड्स होते हैं, कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स, वैसे करवा ही दूंगा, सारे एक बार करवा दूंगा बीच में। देखो जो गिवन गुड्स है ना, ये इंफीरियर गुड्स की एक रेयर टाइप है। एक तो नॉर्मल इंफीरियर गुड्स होते हैं, मतलब जो ठीक है, मतलब इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते, उनका प्राइस भी बड़ा नॉमिनल होता, उसकी एक रेयर टाइप आती है गिवन गुड्स। अब ये वो गुड्स हैं जिनमें जो आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी ऊपर चला जाता है। मतलब एक साइड पे आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ले लो, एक साइड पे आप इनकम इफेक्ट ले लो। अब आपका दोनों ना, ये दोनों इफेक्ट्स ना पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब गिवन गुड्स के केस में, जो कि एक रेयर टाइप है इंफीरियर गुड्स की, इसमें जो आपका पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो छोटा होगा, और जो इसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होगा। यानी इन शॉर्ट जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है ना, इतना बड़ा होगा कि वो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी ऊपर चला जाएगा। ये आपको एक चीज याद रखनी है, ये लाइन पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछी गई है। इससे रिजल्ट में क्या होगा कि जो प्राइस है ना गिवन गुड्स का, जब वो इंक्रीज भी होगा ना, तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होगी। मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को डिफाई करेगा, इसीलिए ये आपको करवाया जाता है, इसीलिए ये पेपर में पूछा जाएगा। नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। बट गिवन गुड्स में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। गिवन गुड्स में अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी। इसका इकलौता कारण यही है कि जो आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है गिवन गुड्स में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। यानी जो ये फिनोमिना है ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है, उसका इसके साथ कोई लेने देने। जो गिवन गुड्स का डिमांड करवा वो पॉजिटिव होगा, यानी वो अपवर्ड आ जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा डाउनवर्ड, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यानी प्राइस बढ़ने के साथ साथ गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। बट जो गिवन गुड्स है ना, इसे ना एक्सेप्शन कंसीडर किया जाता है। यानी जो रियल वर्ल्ड मार्केट के ना, ये ना एक रियल वर्ल्ड मार्केट में बहुत अनकॉमन फिनोमिना है। मतलब ये आप रियलिटी में नहीं इसको देखो, इतना बहुत ज़्यादा कम होता है। जब आपको दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वो आपको सीधा ये लाइन दे देंगे सजेशन में, वो कहेंगे बताओ ये करेक्ट है या नहीं है, आप उसका आंसर दे दोगे, या वो आपको ये कहेंगे, आप उन्होंने 4-5 ऑप्शन दे दिए, वो कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस बताओ, उसमें से भी ये ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक और चीज, अब जो ये इंफीरियर गुड्स होते हैं ना, जो इनकी इनकम इलास्टिसिटी, देखो 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। अब जो इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड है ना, जो इंफीरियर गुड्स की, वो लेस देन 0 होगी, 0 से कम होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जो मैंने आपको लाइन बनाई, अब उसको बहुत डिटेल में करते हैं। देखो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट। अब जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इसका मतलब यह है कि जो आपका चेंज है कंजम्पशन पैटर्न्स में, वो अक्कर होगा जब आपका रिलेटिव प्राइस गुड्स और सर्विसेज का चेंज होगा।
समझो ध्यान से इसको। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जो एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसका क्या मतलब है सिंपल वे में, देखो जो आपके कंजम्पशन पैटर्न्स है वो चेंज होंगे जब आपके जो गुड्स और सर्विसेज के जो उनके रिलेटिव प्राइसेस हैं वो चेंज होंगे। अब रिलेटिव प्राइसेस क्या है, देखो हर एक प्रोडक्ट का और सर्विसेज का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, जैसे टी है उसका कॉफी है, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब आपके रिलेटिव प्राइसेस जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के वो चेंज होंगे कंज्यूमर्स की, अब देखो सिंपल वे में समझाता हूं, फॉर एग्जांपल एक पास से टी, एक साइड पे टी ले लो, एक साइड पे कॉफी ले लो, टी का प्राइस कॉफी का प्राइस। अब हम टी के कस्टमर्स हैं, जब टी का प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर शिफ्ट होंगे कॉफी पे, क्योंकि वो कहेंगे अब कॉफी वही रेट पे मिल रही है क्योंकि कॉफी का तो प्राइस चेंज हुआ ही नहीं। जब टी का प्राइस कम होगा कॉफी के कंज्यूमर्स अब ज्यादा टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी जब एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का रिलेटिव प्राइस में चेंज आएगा कंज्यूमर्स के कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो गए, उसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। यानी ये सजेस्ट करता है कि जो कंज्यूमर है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे गुड्स को जो चीप होंगे, यानी जो रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे, यानी एज कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्ट। टी और कॉफी के एग्जांपल ले लो, अगर टी का प्राइस कम बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी के जो ऑलरेडी कंज्यूमर वो टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ गए, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सो बहुत सारे केसेस में जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का इंपैक्ट है ना कंज्यूमर बिहेवियर पे, वो ज्यादा होता है चेंज इन इनकम के इंपैक्ट पे। इसी कारण ये लाइन आती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट। समझ गए रीजन क्या है, ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन बहुत बार आया अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। देखो गिवन गुड्स के टाइम पे जो इनकम इफेक्ट है प्राइस का, वो प्राइस राइस का जो इनकम इफेक्ट है ना वो ग्रेटर होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। यही हमने स्टार्टिंग में लाइन की थी, यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट आउटवेज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब उसको डिटेल में करने जा रहे हैं, यही यहाँ पे वो कह रहे हैं, यानी गिवन गुड्स का एक ऐसा केस है, यानी ऐसे रियर टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स है जिसमें जो प्राइस राइस का इनकम इफेक्ट है वो ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। अब जो गिवन गुड्स है बीइंग अ रेयर टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इसके ना ये ना यूनिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। यूनिक रिलेशनशिप इन द सेंस यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो गिवन गुड्स के हैं उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी, मतलब जो इनका डिमांड का है ना ऊपर जाएगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इसमें वो चीजें हैं, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। समझ गए, ये तो एक नॉर्मल चीज थी। अब जो गिवन गुड्स है ना इसमें जो इनकम इफेक्ट होता है ना वो डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वैसे नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब वो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे ना, ऊपर वो क्वेश्चन दे देंगे नीचे तो आप मजबूर हो जाओगे, आपको आंसर ही नहीं पता चलेगा। ये वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा जिसे मतलब क्लियर है, जो चीजों को समझ रहा है। यानी गिवन गुड्स में उल्टा होगा, उसमें इनकम इफेक्ट बढ़ जाएगा, वो डोमिनेट करेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है, बेसिकली इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल है। देखो वो क्या कह रहे हैं, इनकम इफेक्ट का क्या कहना है, देखो वो कह रहे हैं अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस चेंज होगा, ठीक है, उस प्राइस चेंज से परचेजिंग पावर हिलेगी, या तो वो बढ़ेगी या तो वो कम होगी। जो वो परचेजिंग पावर में चेंज आएगा उससे क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, वो होता है इनकम इफेक्ट। पहले दो चीजों को समझते हैं। मान लो कंज्यूमर की इनकम है 1000 और एक पर्टिकुलर गुड का प्राइस है 100, यानी वो इस दो चीजों में कितनी चीजें परचेज कर सकता है, 1000 by 100 यानी 10 चीजें वो परचेज कर सकता है। अब मान लो प्राइस प्रोडक्ट का 100 से शिफ्ट होके हो गया 200, इनकम सेम रही, यानी 1000 को जब हम 200 के साथ डिवाइड करेंगे अब वो कितने प्रोडक्ट परचेज, सेम प्रोडक्ट कितने परचेज कर पाएगा, 5। यानी सेम इनकम की प्राइस राइज से परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि जो आपके पास इनकम आ रही है वो आपको कितने गुड्स दिला सकती है,
ये तो आप समझ गए। अब प्राइस राइज से आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। अब परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी मतलब डिमांड 10 से 5 पे आ गई, यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया। ये होता है इनकम इफेक्ट, समझ गए। जो ये इनकम इफेक्ट की वो एग्जांपल है जो रिजल्ट करेगी जब प्राइस राइज होगा, यानी प्राइस चेंज हो रहा है। अब जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस कंपेयर टू अदर गुड्स। वो टी कॉफी वाले एग्जांपल, टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी के कंजम्पशन पैटर्न्स यानी कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न चेंज होकर वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो उससे कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर टी का प्राइस कम होगा तो कॉफी के, देखो टी वाले तो टी पे ही रहेंगे और कॉफी के जो एडिशनल है वो भी टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, इससे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आपको दोनों इफेक्ट्स क्लियर हो गए, इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब गिवन गुड्स में आते हैं। देखो गिवन गुड्स ऐसा केस है जिसमें अगर प्राइस राइज होगा ना, उससे जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी एज अ रिजल्ट जो उसकी परचेजिंग पावर है वो लेस हो जाएगी एंड वो कंपेल हो जाएगी, वो कंज्यूम ज्यादा करेगा गिवन गुड्स को, चाहे उसका जितना मर्जी प्राइस राइज हो जाए। समझो, देखो वो सिंपल क्या कह रही है, गिवन गुड्स के केस में वो ऐसे गुड्स है, अगर गिवन गुड्स का प्राइस राइज होता है तो देखो कंज्यूमर की तो इनकम सेम रही ना। अगर वो प्राइस राइज हो, वो तो ऑलरेडी इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। अगर इंफीरियर गुड का ही प्राइस और बढ़ गया तो मतलब कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, जो उसकी रियल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब उसका वही इनकम इतने गुड्स नहीं दिला पाएगी। उससे क्या होगा, उससे अगर परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है तो उसकी जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा से ज्यादा गिवन गुड्स पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सुपीरियर गुड्स तो उसके हैंड में ही नहीं रहेंगे। इवन गिवन गुड्स ही उसको अपने कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए परचेज करने पड़ेंगे, समझ गए हो। यानी कि गिवन गुड्स के प्राइस के बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम डिक्रीज हो चुकी है, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो चुकी है। सो इन शॉर्ट प्राइस बढ़ा, गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ी। सो इनमें जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होगा, जो इसका ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो रियल इनकम का डिक्रीज है ना, वो कंज्यूमर्स के लिए डिफिकल्ट बना रहा है कि वो यूजुअल जो सब्स्टिट्यूट्स है गिवन गुड्स के उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर रियल इनकम डाउन हो जाती है, आपकी परचेजिंग पावर डाउन होगी, आपको जो गिवन गुड्स के नॉर्मल सब्स्टिट्यूट है ना वो तो आपकी पहुंच में रहे ही नहीं, क्योंकि उनका तो प्राइस ज्यादा है, वो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। सो समझ गए। सो जो ये यूनिक इनकम इफेक्ट होता है ना गिवन गुड्स में, ये ओवर पावर कर जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो मतलब इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया ना, वो भी खास करके नेगेटिव वाला, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बहुत नीचे छोड़ गया, वो उससे ऊपर चल गया। सो इससे जो डिमांड है गिवन गुड्स की वो इंक्रीज करती है जब प्राइस राइज होगा, जिससे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बच जाती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। सो अगर मैं इन सिंपल वे में बताऊं तो जो गिवन गुड्स है वो ऐसे इंफीरियर गुड्स में है जिसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट बहुत ऊपर चला जाता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, जिसके रिजल्ट में जो डिमांड कर्व है ना वो अपवर्ड जाता है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिवली स्लोप करता है। यानी ये एक्सेप्शन है एक लॉ ऑफ डिमांड की, चाहे आप इसको एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड की समझ लो, चाहे एक यूनिक केस समझ लो, ये ऐसा इकलौता केस है जिसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सो इससे क्या होगा, गिवन गुड का जब प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, डिस्पाइट जितना मर्जी उसका प्राइस बढ़ता जाए। सो यहां तक समझ आ गया। सो मैंने आपको सारी टाइप्स करा दी, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक लाइन है, वो क्या कह रहे, कंज्यूमर्स यूजुअली स्पेंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन एनी वन कमोडिटी। जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी, इस लाइन का हिंदी में मतलब बताता हूं, जो भी कंज्यूमर है जिसने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम करना है, वो अपनी जो उनकी नॉर्मल इनकम होती है उसका बड़ा छोटा सा टुन्नू सा हिस्सा, छुटकू जा हिस्सा प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करते हैं, कमोडिटीज पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो द रीजन जो इसके पीछे हाईलाइट है ना वो ये है कि जो कंज्यूमर है ना टिपिकली ना, मतलब जो उनकी इनकम एलोकेशन है ना अब वेरियस गुड्स और सर्विसेज में, वो बड़ी तरीके से सलीके से की जाती है। वो बहुत स्मॉल पोर्शन अपनी इनकम का एक स्पेसिफिक कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
देखो अगर कंज्यूमर एक 50,000 रुपया महीना मंथ का कमा रहा है, वो अर्न कर रहा है, वो 50,000 का 50,000 एक ही प्रोडक्ट पे थोड़ी लगाएगा। उसके जो पोर्टफोलियो होगा प्रोडक्ट्स, उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज होंगे। सो एक प्रोडक्ट के हिस्से में ना बड़ा स्मॉल पोर्शन आता है इनकम का, ठीक है। यानी ये इंडिकेट ये करता है कि जो रिलेटिव प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेंगे कंजम्पशन चॉइसेस पे, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे ओवरऑल चेंज इन इनकम के साथ। मतलब सिंपल भाषा में जब आपकी देखो आप बड़ा स्मॉल पोर्शन इनकम का स्पेंड कर रहे हो एक पर्टिकुलर यानी एक स्पेसिफिक गुड पे, अब जो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, उसमें जो प्राइस चेंज होगा ना वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेगा कंजम्पशन चॉइसेस पे, क्योंकि आपके पास तो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। माइट भी आप सब्स्टिट्यूट गुड्स पे शिफ्ट हो जाओ या मतलब और कई जगह पे शिफ्ट हो जाओ, कुछ भी आप कर सकते हो। ये अगर ये चीज क्यों है, ये चीज अगर हम ओवरऑल इनकम के साथ कंपेयर करेंगे ना उसके इंपैक्ट में ये ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए? यानी सिंपल वो क्या कह रही है, चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेस हैव अ मोर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन कंजम्पशन चॉइसेस कंपेयर टू चेंजेस इन ओवरऑल इनकम। मतलब सिंपल भाषा में जब आपका जो प्रोडक्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट है, जो उसका प्राइस है, उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है कंजम्पशन चॉइसेस पे, इतना इनकम का नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम का तो बहुत स्मॉल पोर्शन है। समझ गए? ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। अब आते हैं करते हैं गुड्स किस किस टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। देखो सबसे पहले आते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज करती है जैसे उनकी इनकम इंक्रीज करती है, यानी इनकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव होती है। देखो वैसे तो ऑलरेडी ना आपको इलास्टिसिटी पता ही है क्या होता है, एक बार मैं मतलब बता देता हूँ। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो चीज़ है, यानी इसको हम यूज करके हम मेजर करते हैं कि अगर परसेंटेज जो मतलब प्राइस में चेंजेस आ रही हैं उसको मद्देनजर रख के कितने परसेंटेज क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी ये रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांडेड की मेजर करता है इन रिस्पॉन्स टू प्राइस। मतलब प्राइस में अगर चेंज आएगा तो मतलब अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं तो मतलब प्राइस में अगर कितने परसेंट से चेंज आ रहा है तो वो कितने परसेंट आगे क्वांटिटी डिमांड में चेंज ला रहा है। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी कर रहे हैं तो अगर कितना परसेंटेज इनकम में चेंज आ रहा है जो आगे कितने परसेंटेज में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज लाएगा। सो नॉर्मल गुड्स सिंपल यानी वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होगी जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी। सो इनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, दोनों ऑप्शंस आपको कोई भी पेपर में आ सकती है, या तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव की ऑप्शन होगी या ग्रेटर देन जीरो। सो समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स वो गुड्स हैं जो किसी ना किसी लग्जरी या हाई एंड कंजम्पशन के साथ एसोसिएटेड है। लाइक एक होती है नॉर्मल कार, मतलब जैसे आप मारुति की कोई ले ली आपने, कोई भी कंपनी हिंडॉय की ले ली। एक होती है लग्जरी कार लाइक रोल्स रॉयस हो गई, आपकी लैम्बोर्गिनी होगी, जो भी ये लग्जरी ब्रांड्स हो गए। सो जो आपकी कंजम्पशन यानी जो गुड्स लग्जरीज के या हाई एंड कंजम्पशन के साथ एसोसिएटेड है वो आपके लग्जरी कमोडिटीज होते थे, यानी इनकी डिमांड इंक्रीज होगी। अब जो इनका डिमांड इंक्रीज होगी ना वो प्रोपोर्शनली ज्यादा होगी एज इनकम इंक्रीज। इससे क्या होगा, जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 चली जाएगी। समझ रही हो? देखो नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है, यानी वो ग्रेटर देन जीरो होगी, बस इनफ, ग्रेटर देन जीरो, उससे ऊपर नहीं होगी, मतलब 1 से ऊपर नहीं जाएगी। अब लग्जरी गुड्स ऐसी गुड्स हैं यानी ये कहीं ना कहीं किसी लग्जरी या मतलब हाई एंड कंजम्पशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है, एसोसिएटेड है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, अब इन कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज से जो इनकी क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आएगा ना वो ज्यादा आएगा, मतलब वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होगा। सो इन शॉर्ट एज अ रिजल्ट जो इनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 चली जाएगी, ठीक है। नेसेसिटीज अब आते हैं। नेसेसिटीज वो गुड्स हैं जो इसेंशियल आपकी डेली यानी बेसिक नीड्स हैं, ये डेली लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे गुड्स हैं यानी नेसेसिटीज ऐसी है जो इनकी डिमांड है वो इंक्रीज करेगी इनकम के इंक्रीज होने के साथ, बट जो इंक्रीज होगा ना वो लेस देन प्रोपोर्शनेट होगा, जिससे इनकम इलास्टिसिटी 0 और 1 के बीच रहेगी। मतलब समझो बड़ा सिंपल है। आपकी पहली बात, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी ऑब्वियस है इनकी भी डिमांड इंक्रीज होगी, बट जो इनकी डिमांड का इंक्रीज होगा ना वो प्रोपोर्शनली कम होगा जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी। ये होती है नेसेसिटीज। मतलब ठीक है आप उतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट ही करोगे ना जितनी आपको नेसेसरी है, जो आपको चाहिए। अगर नेसेसिटी में बात मान लूँ, अगर सॉल्ट लगा लो,
आज आपकी इनकम 10,000 है, आपने एक सॉल्ट का पैकेट लिया, कल आपके 20,000 हो गए, चलो ठीक है आपने 2 सॉल्ट के पैकेट ले लिए, अब महीने में 2 ही सॉल्ट के पैकेट लगेंगे, 20 थोड़ी लग जाएंगे। अगर आपकी नेक्स्ट 30,000 इनकम होगी, अब ये थोड़ी करोगे कि आप 3 लेके आओगे। सो ठीक है, इनकम के साथ इनकी डिमांड इंक्रीज तो होती है, बट वो प्रोपोर्शनेटली कम होता है जितना इंक्रीज इनकम में हो रहा है उससे। सो यहाँ से ये साबित होता है कि जो इनकी इनकम इलास्टिसिटी है वो 0 से तो बड़ी होगी बट 1 से कम होगी। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है आप मुझको पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में करो, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज करती है जैसे उनकी इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज करती है, यानी इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव हो गई। देखो, अगर किसी बंदे की इनकम इंक्रीज करेगा तो वो क्यों इंफीरियर गुड्स को परचेज करेगा? वो डैम श्योर है ना वो सुपीरियर पे गुड्स पे शिफ्ट होगा। ये तो ऑब्वियस बात है। जब वो शिफ्ट होगा यानी इंफीरियर गुड की डिमांड बिल्कुल ही कम हो जाएगी, यानी इनकम इंक्रीज होगी और इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज होगी। जो इनमें जो रिलेशन है वो इनवर्स बन जाएगा, वो नेगेटिव होगा। सो जो इनकम इलास्टिक डिमांड है वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगी इंफीरियर गुड्स के केस में। समझ गए? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आते हैं, पहले लाइन समझो। शॉपिंग गुड्स, दी टेंजिबल गुड्स फॉर विच अ कंज्यूमर वांट्स टू कंपेयर क्वालिटी, प्राइस एंड परहैप्स स्टाइल इन सेवरल स्टोर्स बिफोर मेकिंग अ परचेज आर कॉल्ड शॉपिंग गुड्स। बड़े सिंपल है। देखो, शॉपिंग गुड्स वो टेंजिबल गुड्स हैं जिनको देखा जा सकता है, जिनको हाथ लगाया जा सकता है, जिनको फील किया जाता है, जो कंज्यूमर परचेज करने से पहले अलग अलग स्टोर में जाके उनकी क्वालिटी को कंपेयर करेगा, उनको सेम क्वालिटी मिल रही है, उनका प्राइस कंपेयर करेगा, उसे कहीं सेम क्वालिटी कम प्राइस में तो नहीं मिल रही, और स्टाइल यानी वो जो स्टाइल की उसको रिक्वायरमेंट है वही मिल रहा है। यानी अलग अलग जगह परचेज करने से पहले, यानी जब सिंपल चीज़ है, जैसे देखो ये तो नॉर्मल चीज़ है, यानी आप कोई चीज़ को परचेज करने से पहले जब उसकी जगह जगह पे जाके जांच पड़ताल करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, भाई ये प्राइस यहीं पे यही मिल रहा है, क्वालिटी सेम मिल रही है, स्टाइल हमें सेम मिल रहा है, सब कुछ जब देखते हो यानी तब आप शॉपिंग गुड्स का जिक्र कर रहे हो। सो शॉपिंग गुड्स सिंपल अगर आपको पूछा जाए ऐसे टेंजिबल गुड्स है जिनमें कंज्यूमर जिनको एक्टिवली सीक आउट करता है, उनको कंपेयर करता है, उनको इवेल्युएट करता है। कंज्यूमर पहले तो देखो, सबसे पहले कोई भी अगर शॉपिंग उसने करनी, सबसे पहले तो शॉप्स का पता लगाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, फिर हर एक स्टोर में जाएगा, उसका कंपैरिजन करेगा, उसका इवेल्युएशन करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा, करेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर घर आएगा वापस, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, आपस में कंपेयर करेगा, फिर जो उसको स्टोर अच्छा लगा, मतलब उसे जब जहाँ पे हर चीज़ सेट बैठती है उस स्टोर से जाके वो फाइनल परचेज कर लेगा। ये होते हैं शॉपिंग गुड्स। यानी कंज्यूमर ना बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है जब उसने शॉपिंग गुड्स को परचेज करना है। क्वालिटी कंसीडर की जाती है, प्राइस कंसीडर किया जाता है, स्टाइल कंसीडर किया जाता है। इवन ना एक शॉपिंग गुड्स के टाइम में ना कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वो सब कुछ खुद करता है। यानी कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट का सिंपल ये मतलब होगा कि वो अपने आप को इन्वॉल्व करके खुद एनालिसिस करता है, इनसाइट्स गैदर करता है, यानी सब कुछ वो खुद करेगा। अगर हम इस चीज़ को कन्वीनियंस गुड्स और अनसॉल्ड गुड के साथ कंपेयर करें, उसमें ये चीज़ नहीं होती। उसमें कंज्यूमर अपने आप को ना इतना इन्वॉल्व नहीं करना जितना शॉपिंग गुड्स में इन्वॉल्व करता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब कोई प्रोडक्ट को परसीव किया जाता है ना कि उसमें लो पोटेंशियल है, कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करेगा, तब जो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का लेवल है ना वो लो होगा। सिंपल वे में जब कोई प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूमर ने ही प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं, जब किसी कंज्यूमर को ऐसे लगता है ना भाई ये जो प्रोडक्ट है ना इसका मतलब कोई इतने बेनिफिट तो मिलने नहीं है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ तो है नहीं, मतलब इतने तो फायदे ही देगा नहीं, तब ना वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर देगा। यानी जब यहाँ पूरा ये साबित हो जाता है, यानी मतलब दिमाग में ये परसेप्शन बन जाती है कि अगर हम ये प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल बड़ा कम है कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स नहीं देगा, तब कंज्यूमर अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम कर देता है। कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट टिपिकली तब ज़्यादा होती है जब प्रोडक्ट को इस नज़रिए से देखा जाता है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मतलब उसके हाई पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं फ्यूचर में, तब उसकी एक सोशल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसे कंसीडर किया जाएगा सोशल इंपॉर्टेंस का। यानी
अब पहले एक एक करके फैक्टर समझते हैं। कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले तब ज़्यादा होगी जब उसे लगेगा कि प्रोडक्ट पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देगा। मतलब अगर वो चीज़ को कंज्यूम करता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर को मिलेंगे। दूसरा, जब उसे सोशली इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाए, यानी सोसाइटी के पॉइंट व्यू से या सोशली वो चीज़ ना प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। या कंज्यूमर के पास जब इंफॉर्मेशन ना हो इतनी। देखो कंज्यूमर जब मान लो कई बार ना हम क्या करते हैं, हम लोगों ने कई बार ना पहली बार लाइफ में चीज़ें खरीदनी होती है। अगर वो पहली बार लाइफ में चीज़ें खरीदनी है ना, कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके अल्टरनेटिव्स मार्केट में क्या क्या, कई बार तो आपको नाम भी नहीं पता होता। बस आपके दिमाग में इमेजिनेशन होनी है ऐसी कोई चीज़ खरीदनी है, उसका नाम भी नहीं पता होता, इन्फॉर्मेशन होती है, तब भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए, यानी कस्टमर एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, वो गैदर करेगा इनसाइट्स को, ठीक है। या कई बार पैसा बहुत मोटा, यानी पेटियों की पेटियां खर्चनी है, तब कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट, यानी जो बहुत हाई प्राइस के हाई वैल्यूएबल गुड्स होते हैं उसमें। समझ गए? यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे कंज्यूमर्स। देखो कंज्यूमर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो कंज्यूमर है, एक तो वो रीजनल होते हैं और एक वो लीनियर मैनर में सोते हैं, मतलब कम प्राइस में ज्यादा चीजें। रीजनल का मतलब ये है, देखो आप सपोज करो, मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि रीजनल का मतलब, एक दुकान पे आपको एक पेन सेम पेन ना वो 100 का मिल रहा है, दूसरी दुकान में आपको सेम पेन सेम क्वालिटी का 50 का मिल रहा है। सो आप किसको प्रेफर करोगे? आप 50 वाले को ही प्रेफर करोगे, यानी यू आर अ रीजनल बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कंज्यूमर्स ना मोटिवेटेड होते हैं बिलीव्स और इंटरनलाइज मैसेजेस के साथ, जो द वे दे मार्केट डिजायर्स, मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मार्केट्स फॉलो करती हैं, यानी जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की होती हैं, वो कहीं ना कंज्यूमर्स के दिमाग में बैठी होती हैं, यानी उनकी बिलीव्स बनी होती हैं, उन्होंने मैसेजेस इंटरनलाइज किए होते हैं। सो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स मार्केटर। और जो कंज्यूमर्स हैं ना, वो इतने काबिल हैं कि वो अपने थॉट और बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केटर को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो समझ सकता है कि कंज्यूमर खुद समझा सकता है उसे क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। समझ के आगे आता है करंट मार्केट डिमांड क्या होती है, ठीक है। देखो करंट मार्केट डिमांड को कुछ 3 चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं, यानी जो एस्टिमेट प्रोवाइड करती हैं करंट मार्केट डिमांड का। मतलब कि इन शॉर्ट ना ये फ्यूचर का टॉपिक है, यानी ये डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक है, यानी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने पता लगाना है कि आपकी करंट मार्केट डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की कितनी चीज़ों की डिमांड की जा रही है, कितना आपका कस्टमर बेस मतलब पोटेंशियल कस्टमर बेस है। सो उसको एस्टिमेट करने के लिए ना 3 मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक टोटल मार्केट पोटेंशियल, एरिया मार्केट पोटेंशियल और मार्केट शेयर। देखो इसमें जो टोटल मार्केट पोटेंशियल है, मतलब पूरी मार्केट में आपके प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, यानी पूरी मार्केट में आपका प्रोडक्ट कितने बंदों को अट्रैक्ट कर सकता है अगर आप उसमें जाते हो। सेकेंड आता है एरिया मार्केट पोटेंशियल, मार्केट पूरी नहीं आप कवर कर पाओ, एक एरिया पकड़ लो, वो एरिया पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो मतलब 1-2 शहर हो, एक शहर हो या एक ही शहर में एक पर्टिकुलर मार्केट हो, वो एरिया में आपकी मार्केट डिमांड क्या है, यानी करंट एस्टिमेट क्या निकलेगा उसका। तीसरा आता है मार्केट का शेयर, यानी अब आपका टोटल मार्केट में कितना हिस्सा है, मतलब आपका प्रोडक्ट एक साइड, बाकी मार्केट सारी एक साइड, प्रोडक्ट्स एक साइड, आपका हिस्सा उस पूरी मार्केट में कितने परसेंटेज से निकल रहा है। ये चीज़ें करंट मार्केट डिमांड में 3 चीज़ें एस्टिमेट की जाती हैं अगर आपने करंट मार्केट डिमांड को एस्टिमेट करना है। देखो वो अब एक ना मार्केट शेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार आया, वो क्या कहते हैं, अगर आपने मार्केट शेयर को मेंटेन करना है तो हम उसको 3 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हम अपना मार्केट शेयर मेंटेन करना चाहते हैं, जो हमने एक बार अटेन कर लिया, अब उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम 3 अलग अलग तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। और जो हमारी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ना जिसे मार्केटर फॉलो करता है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब वो 3 स्ट्रेटेजीज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पेपर में रैपिडली पूछी गई, 3 नहीं 4 करेंगे। सबसे पहले आती है काउंटर फीटिंग स्ट्रेटेजी। देखो इस स्ट्रेटेजी में ना प्रोड्यूस की जाती है और इमिटेशन को सेल किया जाता है, या काउंटर फीट वर्जन अनदर कंपनी के प्रोडक्ट्स को। काउंटर फीटिंग मतलब कॉपिंग। आप क्या करते हो, सिंपल वे में बताता हूँ, एक कंपनी का प्रोडक्ट उठा लिया, उसकी इमिटेशन कर ली, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, उसको ही मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको ही सेल कर रहे हो, यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जिन्हें कह देते हैं, इसे काउंटर फीटिंग कहते हैं। डुप्लीकेट, देखो हर चीज़ के डुप्लीकेट्स मिलते हैं। आप जैसे देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको जो टॉप नॉच ब्रांड्स हैं उनकी फर्स्ट कॉपीज नहीं मिलती, अब वो काउंटर फीटिंग स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल तो कॉपी पेस्ट कर लिया बस। जैसे क्रिश्चियन डियोर हो गया, एलवी हो गया,
आपका नाइकी हो गया, सारे ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपीज मिलती हैं, वो काउंटर फीटिंग है। ठीक है, काउंटर फीटिंग ना वैसे इलीगल और अनएथिकल चीज़ है, सो इसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। सेकंड आती है हमारे पास स्पेशलाइजेशन स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में ना आप फोकस करते हो एक स्पेसिफिक निच के या सेगमेंट, एक मार्केट की उस पे, जहां पे कंपनी अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है और एक्सेल कर सकती है। सिंपल वे में आप सारी मार्केट नहीं पकड़ती, आप एक मार्केट में या तो एक स्पेसिफिक निच उठा लोगे या एक सेगमेंट उठा लोगे, जिसमें आपको पूरा तरीके से अपने आप पे भरोसा है कि आप ना अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओगे, यानी उस मार्केट में आप अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओगे, अलग दिखा पाओगे और अच्छे से एक्सेल कर लोगे। ठीक है, सो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज करते हो तो जो मार्केट फॉलोअर है ना, वो यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं और सर्विसेज दे सकते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। जितने आप डिफरेंशिएट अपने आप को अलग साबित कर पाओगे, आपके प्रोडक्ट्स टॉप नॉच क्वालिटी के होंगे और कॉम्पिटिटर्स से अलग होंगे, यानी वो आपको यूनिक बेनिफिट्स ऑफर करेंगे। इन सिंपल वे आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ जाएंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप रिस्पॉन्ड करते हो जो कॉम्पिटिटिव मूव्स बाय लॉन्चिंग काउंटर अटैक्स। सिंपल वे में समझो, बड़ी सिंपल में। इसमें ना हम वो जो मोबाइल फोन्स की कंपनी उसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो जैसे क्या करती हैं कंपनीज, अगर कोई एक कंपनी है मोबाइल फोन्स की, कोई भी कंपनी, उसने अगर कोई न्यू फीचर लॉन्च कर दिया, ठीक है, उसने अपना न्यू प्रोडक्ट में लॉन्च कर दिया ना, यानी वो प्रोडक्ट अभी किसी की और के पास नहीं है। ठीक है, उससे क्या होगा, सारे कस्टमर्स नई चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, दूसरी कंपनीज की डिमांड कम हो जाएगी, या उन्होंने कोई मान लो कि मतलब जानबूझ के प्राइस रिड्यूस कर दिया। पहले एक चीज़ को न्यू चीज़ लॉन्च की है, या सपोज करो न्यू ली चीज़ को छोड़ो, आप ऐसे समझो कि सपोज करो 10 कंपनीज हैं अगर, ठीक है, 10 कंपनीज अगर ऑपरेट करे, उनमें से एक कंपनी ने क्या किया, उसने अपने प्रोडक्ट्स के 1/4 से प्राइसेस रिड्यूस कर दिए। 10 की 10 कंपनी के प्रोडक्ट्स में ठीक है कॉरस्पॉन्ड करते हैं, वो सेम ही है, सिमिलर ही है। अब क्या होगा, बाकी 9 कंपनीज के कस्टमर एक कंपनी पे शिफ्ट होंगे ना, ये तो अब मानते हो ना। इसे क्या देते हैं, एक स्ट्रेटेजी उसने अडॉप्ट की। अब बाकी 9 कंपनीज क्या करेंगे, वो भी एक कॉम्पिटिटिव मूव करेंगे, यानी वो भी देखो ये गेम है, वो भी अपना पत्ता फेंकेंगे, यानी उसके जो मूव है उसको काउंटर अटैक करने के लिए, यानी कि अपना जो गवाचा शेयर है उसको वापस खरीदने के लिए। इसे क्या देते हैं, काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। यानी इसमें डिफेंसिव मेजर्स जैसे प्राइस रिडक्शन हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना, या मार्केट के एफर्ट्स को इंक्रीज करना, ताकि जो लॉस्ट मार्केट शेयर है वो वापस आ जाएंगे, वो सब कुछ किया जा सकता है। मतलब अगर एक 9-10 कंपनी में से एक ने प्राइस रिड्यूस किया, चाहे 9 की 9 कंपनी अपना प्राइस उसके बराबर रिड्यूस कर दे, तब भी उनका जो मार्केट शेयर गवाचा था वो वापस आ जाएगा। या वो क्या कर दे, अपनी क्वालिटी को डबल इंप्रूव कर देंगे, यानी फिर भी कंज्यूमर्स वापस आ जाए, उनको लगेगा प्राइस उन्होंने सेम रखा बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी है, या अपना मार्केट एफर्ट्स है, यानी जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है, जो भी उनका मार्केट को अप्रोच करने का तरीका है, उसको इंक्रीज कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी। अब जो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी है, इसमें आप प्रोएक्टिव मेजर्स को लेते हो ताकि जो आप अपनी कॉम्पिटिटिव एज को सिक्योर कर पाओ बिफोर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट। सिंपल वे में समझाता हूं, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी का क्या कहना है, आपने ऐसी प्रोएक्टिव मतलब एडवांस में पहले ही आपने रिएक्ट कर दिया, यानी अभी दूसरी चीजें फॉर्म्स आई भी नहीं, उससे पहले ही आपने अपना रिएक्शन दे दिया, आपने रिएक्ट कर दिया। आपके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर अभी मार्केट में आना था, उनके आने से पहले ही आपने ऐसी मेजर्स ले ली जिससे आपके जो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में जो कॉम्पिटिटिव एज है ना वो बनी रहेंगे, वो सिक्योर होगी, उसको कोई हिला ही नहीं सकता। यानी इसको आप चाहे इसको अगर करने के लिए चाहे आप इनोवेशन कर लो, इन्वेस्ट कर दो रिसर्च और डेवलपमेंट में, या न्यू मार्केट्स में एक्सपेंड कर दो। देखो आपको जैसे पता चल गया कि यहाँ पे कॉम्पिटिटर यानी पोटेंशियल कॉम्पिटिटर एंटर कर सकते, आप इनोवेशन करके न्यू टेक्नोलॉजी ले आओ। देखो नया बंदा थोड़ी इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाएगा, यानी इससे आपकी जो कॉम्पिटिटिव एज है वो सिक्योर होगी। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको पता है उसके आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे फ्यूचर में, सो वो आपके पोजीशन को सिक्योर कर देंगे। आप न्यू मार्केट्स में एंटर कर रहे हो, अपना कस्टमर बेस इतना बड़ा फैला रहे हो ना, इसको इतना ज़्यादा वाइड कर रहे हो, कोई न्यू कॉम्पिटिटर्स को हिला ही नहीं सकता। समझ गए। अब आगे आता है नैश इक्विलिब्रियम। देखो नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक्स है इसमें, नैश इक्विलिब्रियम और प्रिजनर्स डायलेमा, आप दोनों करेंगे।
देखो जो नैश इक्विलिब्रियम है, इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो आपके इकोनॉमिक एक्टर हैं सारे के सारे, यानी ईच इकोनॉमिक एक्टर चूज करता है अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी टेकिंग इनटू अकाउंट स्ट्रेटेजीज चूजन बाय ऑल अदर एक्टर्स। समझ रहे हो? इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 4 बंदे हैं, कार्ड्स की गेम खेल रहे हैं, ठीक है। 4 पर्सन्स आर प्लेइंग कार्ड्स गेम, नहीं चलो कार्ड्स गेम छोड़ो, 4 पर्सन्स आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में कैरम खेल रहे हैं, 4 बंदे हैं, चारों साइड्स पे बैठे हैं। हर एक बंदा इंडिविजुअली अपनी अपनी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करेगा, तीनों दूसरे बंदों की स्ट्रेटेजीज को मद्देनजर रखते होते हैं, यानी ये नैश इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। मतलब 4 बंदे हैं, चारों के चारों अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी अलग अलग चूज करेंगे अपने दिमाग में, बाकी तीनों की स्ट्रैटेजीज को मद्देनजर रखते हुए। ये होता है नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी में खास करके। देखो नैश इक्विलिब्रियम में यानी किसी भी प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा अकेला इंडिविजुअली यानी यूनिलेटरली कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर पाए, क्योंकि एज दे आर ऑलरेडी मेकिंग द बेस्ट चॉइस गिवन द चॉइसेस ऑफ अदर। मतलब जब आपके 4 कैरम के प्लेयर हैं, यानी चारों बंदों ने अपनी अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज कर ली दूसरों की स्ट्रैटेजीज को देख के, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई भी चारों में से कोई भी एक भी बंदा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज कर चुके हैं। अगर पहले ही आपने बेस्ट चीज चूज कर ली तो उसके बाद तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची। सो जो ये कॉन्सेप्ट था ना नैश इक्विलिब्रियम का, इसे ना मैथमेटिशियन जॉन नैश ने दिया था, जिसने अपना गेम थ्योरी पे बहुत सारा वर्क किया था, उसने इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। सो इसका नाम भी याद रखना, मैथमेटिशियन जॉन नैश हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। पेपर में ये भी बहुत बार पूछा गया। देखो इन सिंपल वे में अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर एक प्लेयर अपनी ऑप्शनल स्ट्रेटेजी चूज कर लेता है जब उसको दूसरों की स्ट्रेटेजीज का पता चल जाता है या दूसरे प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी गिवन होती है, ठीक है। आगे आता है प्रिजनर्स डायलेमा। अब ये प्रिजनर्स डायलेमा क्या है, देखो इसमें उन्होंने पेपर में क्या चीज पूछी थी, इफ अ फर्म्स आर डिसप्रोपोर्शनेटली पावरफुल द मार्केट लीडर मेक द फर्स्ट मूव्स एंड कैप्चर 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर व्हाइल द फॉलोअर फर्म्स गेट्स ओनली 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर। सिंपल वे में प्रिजनर डायलेमा क्या कहता था, अगर आपका एक बंदा जो मार्केट लीडर कहलाता है अपने का, वो यानी जो नहीं ऐसे मत समझो, यहाँ पे ऐसे समझ लो अगर मार्केट में आपके अलग अलग फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, उसमें से एक फर्म के पास बहुत ज्यादा पावर है, यानी डिसप्रोपोर्शनेट पावरफुल है वो, मतलब उन दूसरों के पास इतनी पावर्स नहीं है, वो मार्केट लीडर बन जाएगा। वो अपनी पहला पत्ता फेंक के अपना इक्का फेंक के पावर को गेन कर लेगा, और यानी इन शॉर्ट उसके पास मार्केट का 2/3 शेयर आ जाएगा। अब जो बचे फॉलोअर्स जो है मार्केट में बाकी फर्म्स हैं वो उसके फॉलोअर्स बन गए, उनके पास यानी वो सारी की सारी फर्म्स के पास जस्ट 1/3 शेयर आएगा मार्केट का। ये प्रिजनर डायलेमा के अंदर पेपर में बहुत बार पूछा गया था, ठीक है। यानी प्रिजनर डायलेमा सिंपल इतना कहता है, अगर 2 बंदे जेल में जाते हैं या तो वो दोनों फंसेंगे, सिंपल 4 सिचुएशंस हो सकती हैं प्रिजनर डायलेमा के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको इसको बताऊं, आपने वैसे किया भी होगा, प्रिजनर डायलेमा में 2 ऐसे हैं, 2 बंदों को जेल में पकड़ लिया, ठीक है। वो या तो वो दोनों एग्री कर जाएंगे कि उन्होंने चोरी की है, या दोनों डिसएग्री कर जाएंगे उन्होंने चोरी नहीं किया, या एक बंदा ए बंदा गवाही बी के बंदे में दे देगा कि उसको कम पनिशमेंट मिले, या बी बंदा गवाही ए के फेवर में दे देगा कि उसने चोरी की मैंने नहीं किया, उसको पनिशमेंट कम मिले। यानी ये 4 सिचुएशन प्रिजनर्स डायलेमा में होती हैं, इसी को मद्देनजर रख के ये लाइन बनी थी। अब मैंने आपको बताया कि जिसके पास फर्म के पास ज्यादा पावर होगी यानी डिसप्रोपोर्शनेटली पावरफुल होगा, वो मार्केट लीडर बन जाएगा, वो फर्स्ट मूव खेलेगा। अब मार्केट लीडर का टॉपिक करते हैं, मार्केट लीडर क्या होता है। अब जो मार्केट लीडर तो आपको पता है कि उसने लीड करना है, यानी उसने अपने फॉलोअर्स दूसरे बंदों को अपने फॉलोअर्स बनाना है। अब इसमें ना 3 स्ट्रैटेजीज, 3 नहीं 4-5 स्ट्रैटेजी सुनो जो मार्केट लीडर यूज करता है, जो पेपर में बहुत पूछ की गई है। फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रीएम्प्टिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। ये 5 स्ट्रैटेजीज हैं, टिपिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जिन्हें मार्केट लीडर यूज करते हैं। इनको पढ़ते हैं। देखो मार्केट लीडर एक ना डोमिनेंट प्लेयर होता है मार्केट में, यानी उसका रोल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट है, क्योंकि उसके पास मार्केट का सबसे ज्यादा शेयर होगा, यानी वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स खुद सेट करेगा। यानी देखो जितने बंदे की मतलब जितना बड़ा मार्केट का शेयर उतनी उसके पास पावर होगी, यानी उसकी पोजीशन उतनी ही डोमिनेंट और इंपॉर्टेंट होगी। सो जितनी उसकी डोमिनेंट और इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी उतने ही वो उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स खुद सेट कर पाएगा। ये तो मार्केट लीडर का डेफिनेशन होगी। अब
मार्केट लीडर अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और कंपटीशन को खत्म करने के लिए, यानी मार्केट लीडर हमेशा ये चाहेगा उसकी पोजीशन कोई और ना ले पाए, यानी उसकी पोजीशन एज इट इज चलती रहे, वो मार्केट में राजा बन के राज करता रहे। और कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो ना कुछ डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज को यूज करता है। उनमें सबसे पहले आती है फ्लैंकिंग डिफेंस। फ्लैंकिंग डिफेंस में क्या करते हो आप, वीक और वनरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट कर। देखो अब फर्म्स अलग अलग एरियाज में काम कर रही है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग एरियाज में सेल ऑफ हो रहे हैं। हर एक फर्म का कुछ ऐसा एक एरिया होता है यहाँ पे वीक होता है, यहाँ पे जहाँ पे मतलब उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो मतलब उस पे कॉम्पिटिटर अपना एरिया मतलब उसमें कॉम्पिटिटर अपना राज कर सकता है, आपको वहां से निकाल सकता है। सो फ्लैंकिंग डिफेंस की स्ट्रेटेजी यही कहती है कि जो मार्केट लीडर का एक ऐसा एरिया यानी जहां पे वो वीक है या वल्नरेबल एरिया, मतलब जहां पे उसको रिस्क ज्यादा है कि वो लूज कर सकता है अपनी मार्केट शेयर को, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेकेंड आती है प्रीएम्प्टिव डिफेंस, यानी प्रीएम्प्टिव डिफेंस की में क्या करते हो आप, एंटीसिपेट करते हो और काउंटर करते हो कॉम्पिटिटर की मूव्स को। मतलब ठीक है, अगर आप मार्केट लीडर हो बट आपको सब तभी मार्केट लीडर के होने के बावजूद भी आपको कंपटीशन तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है, कोई ना कोई तो मूव ऑन करेगी, आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव मूव्स आते ही रहेंगे। आप उनको इस स्ट्रेटेजीज के अंदर एंटीसिपेट करते हो और काउंटर करते हो, मतलब अंदाजा लगाते हो कि भाई ये कॉम्पिटिटर ये चीज कर सकता है, मतलब एंटीसिपेशन कर सकते हो, मतलब एनालाइज करते हो, फिर उसके रिगार्डिंग ना एक वॉल प्रिपेयर करके उसको डिफेंस करते हो, उसको काउंटर करते हो। ठीक है, आगे आते हैं मोबाइल डिफेंस। इसमें आप अडेप्ट करते हो जो मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनको। मतलब मार्केट लीडर क्या करता है, देखो मार्केट के डायनामिक्स बदलेंगे, वो तो चेंज होंगे, वो स्टैग्नेंट नहीं रहते, वो कांस्टेंट नहीं रहते, उनको अडेप्ट किया जाता है बाय मार्केट लीडर। यानी मार्केट लीडर की नो डाउट पोजीशन बड़ी डोमिनेंट है, बड़ी स्ट्रांग है, बट मार्केट के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता, उसे मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा मार्केट की कंडीशन को। नेक्स्ट हमारे पास चौथी आती है कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस। इसमें आप मार्केट लीडर क्या करता है, देखो दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, कोर और नॉन कोर। जो कोर एक्टिविटीज है ना, ये वो एक्टिविटीज है जिसपे जो फर्म है उसका मेजर पोर्शन प्रॉफिट का डिपेंड करता है। मेजर पोर्शन मतलब कि उसके ये वो ऑपरेशंस है, यानी ये वो एक्टिविटीज है जो उसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो उसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इस स्ट्रेटेजी को जब फॉलो किया जाता है ना कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस, इसमें क्या किया जाता है, फर्म की जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, यानी जो नॉर्मल है, बेसिक है, जिसका कोई तरह से डिफरेंट इंपैक्ट नहीं करता, वो आउटसोर्स करवा लेते हैं। वो और कोई बंदा मतलब बाहर का बंदा हायर करके उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, वो अपना पूरा दिमाग अकेला कोर एक्टिविटीज पे ही लगाते हैं। लास्ट में हमारे पास पांचवी स्ट्रेटेजी आती है काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। इसमें लॉन्च किए जाते हैं अग्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट कॉम्पिटिटर। पहली सारी स्ट्रेटेजीज डिफेंसिव थी, अब ये ऑफेंसिव, वर्ड इसका नाम ही काउंटर ऑफेंसिव। अब मार्केट लीडर क्या करेगा, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट अग्रेसिव एक्शंस लेगा। नई नई स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, हर चीज जो अग्रेसिव होगी बहुत, उसको मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए वो यूज की जाएगी। सो यहाँ तक समझ आ गया। वैसे